हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो हम बजट पढ़ रहे हैं और बजट में अब तक हम प्रेसिडेंट्स का जो एड्रेस था उसको कवर कर चुके हैं और जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जो स्पीच थी उसको हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच में किन किन योजनाओं के बारे में बताया है, क्या क्या नई नई चीज़ें लॉन्च होगी आगे आने वाले फिस्कल ईयर में 2022 से लेकर 2023 तक के फिस्कल ईयर में। पहले हम बजट की स्पीच देख रहे हैं और बजट की स्पीच के बाद हम देखेंगे कि एक एक चीज़ को देखेंगे कि किस स्कीम को कितना पैसा दिया गया है, कितना पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पे जाता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लोअर पीसीएस मेंस का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एफआरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, तो जिन कैंडिडेट्स का एफआरओ प्रीलिम्स निकला है उसको क्लियर किया है उन्होंने, उनको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो अगर एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एफआरओ मेंस के लिए, तो एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़, फुल गाइडेंस बैच और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बैच चल रहा है, स्टार्ट हो गया है वो, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम डीपीआर पढ़ चुके थे कि 5 रिवर को लिंक किया जा रहा है। केन बेतवा के लिए तो पैसा दिया ही गया है, केन बेतवा के साथ 5 और नदियों को लिंक किया जाएगा। कौन कौन सी 5 नदियाँ थी वो हमने पिछली वीडियो में देख ली थी, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ भी है। दमन गंगा पिंजल नदी, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग के ऊपर क्या कहा गया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर को लेके, यानी कि जो सूक्ष्म लघु और मध्यम जो कंपनीज होती हैं उनके लिए कहा गया है कि एक उद्यम पोर्टल बनाया जा रहा है, एक ई श्रम पोर्टल, एक एनसीएस का मतलब है नेशनल करियर सर्विस, और एक असीम पोर्टल। तो ये पोर्टल को सबको लिंक कर दिया जाएगा। पहले ये 4 अलग अलग पोर्टल थे, अब इन सभी पोर्टल्स को लिंक कर दिया जाएगा। देयर स्कोप विल बी वाइडेंड, और इनका जो स्कोप है इन चारों पोर्टल्स का उसको वाइड कर दिया जाएगा। सर्विसेज विल रिलेट टू क्रेडिट फैसिलिटेशन। अब सर्विसेज कैसी प्रोवाइड की जाएंगी इनको? क्रेडिट फैसिलिटेशन। क्रेडिट का मतलब होता है किसी को कर्ज मिल जाना, है ना, उधार मिल जाना। अगर मुझे किसी से पैसा चाहिए, मुझे बैंक से पैसा चाहिए लोन के रूप में, तो उसको क्रेडिट बोलते हैं। तो क्रेडिट फैसिलिटेशन हो जाना। स्किलिंग यानी कि स्किल्स बढ़ानी है, किसी की रिक्रूटमेंट करना है। टू फर्दर फॉर्मलाइज द इकोनॉमी, जिससे कि इकोनॉमी क्या हो पाए, फॉर्मलाइज हो पाए। एनहेंस एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और जिससे कि लोगों को एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम प्रोवाइड कर रही है मच नीडेड एडिशनल क्रेडिट टू मोर देन 130 लाख एमएसएमई को। जो ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो 130 लाख एमएसएमई को पैसा प्रोवाइड कर रही है। जो हॉस्पिटैलिटी और रिलेटेड सर्विसेज हैं जैसे कि होटल्स वगैरह हो गए, स्पेशली दोज बाय माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज आर येट टू रीगेन देयर प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ बिजनेस। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये माना है कि जो टूरिज्म का सेक्टर है वो बैडली हिट हुआ है, सरकार ने इसको माना है। और उन्होंने कहा है कि जो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है उसको अभी भी समय लगेगा रीगेन करने के लिए प्री पेंडेमिक लेवल ऑफ बिजनेस। जो ECLGS है विल बी एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023, तो इस स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। एंड इट्स गारंटी कवर विल बी एक्सपेंडेड बाय 50,000 करोड़ टू टोटल कवर ऑफ 5 लाख करोड़। पहले 4.5 लाख करोड़ था, तब उसमें 50,000 करोड़ और मिलाकर इसको 5 लाख करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद एक स्कीम चला रखी है गवर्नमेंट ने, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम। इसको फंड्स इसमें और डाले जाएंगे, इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स होगा इसमें, और एडिशनल क्रेडिट होगा कितने का, 2 लाख करोड़ रुपए का फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। फिर एमएसएमई के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, रैम्प प्रोग्राम, है ना, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प। यानी कि हमें एमएसएमई की जो परफॉर्मेंस है उसको रेज करना है, बढ़ाना है, और एक्सेलरेट करना है यानी कि तेज़ी से बढ़ाना है। तो दोनों चीज़ें करनी है, तो उसके लिए एक रैम्प प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के लिए दिए जाएंगे। दिस विल हेल्प द एमएसएमई सेक्टर बिकम्स मोर रेजिलियंट, कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट। स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना रखा है, NSQF विल बी अलाइंड विद डायनामिक इंडस्ट्री नीड। तो जो आज के टाइम पे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का जो फ्रेमवर्क है उसको डिज़ाइन किया जाएगा जिससे कि लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो सके। जो सेम चीज़ अभी हमने ऊपर इंग्लिश में पढ़ी वो सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं वो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटल इकोसिस्टम। तो डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, यानी कि देश स्टैक पोर्टल, एक ई पोर्टल बनाया जाएगा, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, यानी कि एक इकोसिस्टम बना दिया जाएगा जिस किसके लिए, स्किल्स लाने के लिए, यानी लोगों के अंदर जो कौशलता है उसको लाने के लिए, और लाइवलीहुड यानी कि उनकी जो ज़िंदगी है
भरण पोषण है उनका, उसको करने के लिए एक देश स्टैक ई पोर्टल बनाया जाएगा, विल बी लॉन्च्ड। इसका एम क्या होगा? टू एम्पावर सिटीजन्स टू स्किल, रीस्किल और अपस्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। यानी कि स्किल करना है, किसी को कुछ योग्यता देनी है, कौशलता देनी है, रीस्किल करना है यानी कि दोबारा से उनकी ट्रेनिंग करवानी है, और अपस्किल करना है यानी अगर उनके पास कोई स्किल है तो उसको और उठाना है तो अपस्किल करनी है थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड API बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स, पेमेंट, डिस्कवरी लेयर्स टू फाइंड रिलेवेंट जॉब्स, है ना। यानी कि पेमेंट आपको मिल जाएगी, डिस्कवरी लेयर्स हैं कि आपको रिलेवेंट जॉब्स मिल पाएँ, तो आप अपनी जॉब्स वगैरह के लिए भी सर्च कर सकते हैं कि जैसी आपकी कौशलता होगी, जैसी आपकी योग्यता होगी, उस हिसाब से आपको जॉब भी मिल जाएगी। एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़, और एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको वहाँ पे मिल सकती है। ड्रोन्स के ऊपर बात की गई है कि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा जिससे कि ड्रोन बनाने में वे मदद करें कि भारत के इंडिजिनस यानी कि देसी ड्रोन्स बन सके। तो ड्रोन शक्ति एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके तहत ड्रोन एज अ सर्विस को बनाया जा रहा है कि थ्रू वेरिड एप्लीकेशंस एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस इन सेलेक्ट ITI की हेल्प ली जा रही है सभी स्टेट्स में कि रिक्वायर्ड कोर्सेज फॉर स्किलिंग विल बी स्टार्टेड। अब बात की गई है क्वालिटी एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन की, यानी कि सभी लोगों को जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी है उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए ये कहा गया है कि टू इम्पार्ट सप्लीमेंट्री टीचिंग एंड टू बिल्ड अ रेजिलियंट मैकेनिज्म। देखिए सप्लीमेंट्री टीचिंग का मतलब क्या है कि एक तो टीचिंग हो रही है जो टीचर स्कूल में कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहा है ना, जो स्कूल में अब फर्स्ट क्लास से लेके प्री प्राइमरी लेवल से लेके प्राइमरी लेवल से लेके आप अगर आप 12th क्लास तक जाएंगे तो एक टीचर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक तो बच्चों को पढ़ा रहा है, एक वो तो हो गया डायरेक्ट टीचिंग। एक सप्लीमेंट्री टीचिंग क्या है कि जिस टाइम बच्चा स्कूल में नहीं है उस टाइम के अलावा यानी जब वो घर में होता है तब वो बच्चा कैसे पढ़ सकता है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री टीचिंग का वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री टीचिंग करवाने के लिए एंड टू बिल्ड अ रेजिलियंट मैकेनिज्म फॉर एजुकेशन डिलीवरी, इस पर्पज़ के लिए 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। हर क्लास के लिए कम से कम एक TV चैनल होगा जो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास को डील करेगा। अगर मान लेते हम क्लास 8th माने तो 8th क्लास के लिए एक चैनल हो जाएगा और 8th क्लास के लिए सारे दिन उसमें जो कंटेंट आएगा वो 8th क्लास के लिए आएगा। ऑफ PM E-Vidya विल बी एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 200 TV चैनल्स। तो अभी तक जो 12 चैनल्स हैं उनको बढ़ा के 200 TV चैनल बनाने का लक्ष्य है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि कितने चैनल बनाने का लक्ष्य है? 200 चैनल्स बनाने का लक्ष्य है। दिस विल एनेबल ऑल स्टेट्स टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेजेस फॉर क्लासेस 1 to 12। रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे यानी कि जो भी राज्य है उसमें जो भी रीजनल लैंग्वेज चलती है उस जगह की, उस लैंग्वेज में वो चैनल आपको मिलेगा जिससे कि बच्चा जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में मदर टंग में वहाँ पे पढ़ पाए, सीख पाए। टू प्रमोट क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू गिव स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, 750 वर्चुअल लैब जो है साइंस की और मैथ्स की और 75 स्किलिंग E-लैब्स फॉर सिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट विल बी सेटअप इन 2022-23। यानी जो आगे आने वाला फिजिकल ईयर है इसमें क्या किया जाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट करने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए 750 वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी साइंस की और मैथ्स की और 75 E-लैब्स बनाई जाएंगी किसके लिए? फॉर सिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए 2022-23 में। हाई क्वालिटी ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा हाई क्वालिटी का, सभी जो भी लैंग्वेजेस में हम बोलते हैं, इन ऑल स्पोकन लैंग्वेजेस, जिस भी भाषा में हम बोलते हैं उसी सभी भाषाओं में हाई क्वालिटी ई कंटेंट मिलेगा। विल बी डेवलप्ड फॉर डिलीवरी वाया इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, TV, रेडियो थ्रू डिजिटल टीचर्स। तो डिजिटल टीचर्स के थ्रू, चाहे वो इंटरनेट हो, मोबाइल फ़ोन हो, TV हो, रेडियो हो, सबके थ्रू जो है आपको हाई क्वालिटी ई कंटेंट मिलेगा बच्चों के लिए, ये कहा गया है। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है पहली बार कि डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड एक्सेस टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विद पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस एट देयर डोर स्टेप्स। यानी कि बच्चे को अब घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनके फ़ोन के थ्रू या उनके लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो उनके घर पहुंच जाएगी और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। दिस विल बी मेड अवेलेबल इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड ICT फॉर्मेट्स। यानी कि इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो फॉर्मेट्स हैं अलग अलग, इंडियन लैंग्वेजेस हैं अलग अलग, सभी में उनको वो चीज़ें मिलेंगी। यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ड ऑन अ नेटवर्क्ड हब स्पोक मॉडल। एक हब स्पोक मॉडल होता है। हब स्पोक मॉडल का क्या मतलब है कि मान लीजिए बीच में हब है और ऐसे करके यहाँ साइड में स्पोक्स हैं, ठीक है। तो यानी कि ये तो मेन सेंटर होगा और यहाँ से सभी लोग बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और ये सब लोग जो हैं इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है हब एंड स्पोक मॉडल। तो हब एंड स्पोक मॉडल विद दी हब बिल्डिंग कटिंग एज ICT एक्सपर्टाइज। यानी कि जो हब होगा, जो बीच में जो हब है, वो क्या करेगा? वो सब चीज़ें कंटेंट तैयार करेगा, वो जितना भी नया एक्सपर्टीज़ है टेक्नोलॉजी की वो डेवलप करता रहेगा हब, और बाद में जो स्पोक्स हैं वो सब उसका बेनिफिट लेते रहेंगे। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसको 2022-23 में लागू इनको करना है।
नेक्स्ट आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा था कि एक डिजिटल प्रोग्राम चलाया जाएगा जिससे कि हर पर्सन को एक यूनिवर्सल आईडी मिलेगी। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। इसके तहत क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ डिजिटल रजिस्ट्रीज फॉर हेल्थ प्रोवाइडर्स। जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं यानी कि जो डॉक्टर्स होंगे, जो भी चीज़ें हैं, उनकी डिजिटल रजिस्ट्री बनेगी। उन सब का नाम जो है डिजिटली रिकॉर्ड होगा। सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ का यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड मिलेंगे सभी लोगों को। कंसेंट फ्रेमवर्क कि जो आपने कंसल्ट किया है डॉक्टर से उसके लिए, और यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज़, और सभी लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल सकें। नेक्स्ट आता है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, है ना। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। देखिए पैंडेमिक के द्वारा क्या हुआ है, इसको क्यों चलाने जाने की ज़रूरत पड़ी। पैंडेमिक ने लोगों को अगर आप देखेंगे साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान किया। जिस टाइम पे लोगों के पास कुछ काम नहीं था या कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो घर में अकेले थे, घरों के अंदर लॉक थे, घरों के अंदर बंद थे। तो उस टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली वो इफ़ेक्ट हुए हैं, चाहे वो डिप्रेशन में गए, एंग्जाइटी हुई, जो भी रीजंस रहे। तो उसके लिए टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जा रहा है टू बेटर द एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, यानी कि आपको मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग हो जाए एंड केयर सर्विसेज। एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च, इसको लॉन्च किया जाएगा। अ नेटवर्क ऑफ 23, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है कि 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे एक्सीलेंस के पूरे भारत में, विद निम्हांस बीइंग द नोडल सेंटर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट। तो निम्हांस जो है एक इंस्टीट्यूट है। अब आप ये बताएंगे कि निम्हांस इंस्टीट्यूट, कमेंट सेक्शन बताएंगे कमेंट करके कि निम्हांस इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है या बेंगलुरु में है, कहाँ पे है। ये नोडल सेंटर होगा और उसके तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, यानी कि IIIT बैंगलोर जो है वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगा इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को चलाने के लिए। उसके बाद फिर प्रोग्राम चलाए जाएंगे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। पोषण अभियान हालांकि अभी भी चल रहा है और नया पोषण अभियान चलाने की बात की गई है इस बजट में। तो 3 स्कीम्स हैं जैसे कि मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। इनको लॉन्च किया जा रहा है टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स टू वीमेन एंड चिल्ड्रन, है ना। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ये सभी स्कीम चलाई जा रही हैं। सक्षम आंगनवाड़ी आर अ न्यू जनरेशन आंगनवाड़ी। देखिए अब तक आंगनवाड़ी जो हुआ करती थी उससे बढ़कर अब नई स्कीम लाई जा रही है सक्षम आंगनवाड़ी के लिए। ये एक नई जनरेशन की आंगनवाड़ी होगी दैट हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, ऑडियो विजुअल एड्स होंगे, यानी कि बच्चे जो हैं देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से ये चलेंगे, यानी कि इनमें सोलर पावर का इस्तेमाल हो सकता है, विंड पावर का इस्तेमाल हो सकता है। एंड प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंट फॉर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, और कि जिससे कि इन्वायरमेंट यहाँ पे इम्प्रूव हो जाए, जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से हो और सही हो। 2 लाख आंगनवाड़ीज़ विल बी अपग्रेडेड अंडर द स्कीम। तो 2 लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है। हालांकि भारत में बहुत सारी आंगनवाड़ीज़ हैं, अभी शुरू में 2 लाख आंगनवाड़ीज़ को अपग्रेड करने की स्कीम बनाई गई है। हर घर नल से जल स्कीम की बात अगर की जाए तो करंट कवरेज ऑफ हर घर नल से जल इज 8.7 करोड़। तो 8.7 करोड़ घर ऐसे हैं जो हर घर नल से जल स्कीम के तहत जुड़ गए हैं। ऑफ दिस 5.5 करोड़ हाउस होल्ड्स वर प्रोवाइडेड टैप वाटर इन पिछले 2 सालों में। 8.7 करोड़ घरों में से जिनके पास पानी जो है सरकार के द्वारा पहुंचता है, टंकी से पहुंचता है, उनमें से 8.7 करोड़ में से 5.5 करोड़ तो पिछले 2 सालों में ही पहुंचा है, यानी कि जो अपना में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जिससे कि आगे आने वाले अगले साल में 2022-2023 में 3.8 करोड़ घरों को और कवर किया जाएगा। किससे? टंकी के पानी से, कि पानी जो है उनके यहाँ टंकी से पहुँचेगा, उन लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स की बात चल रही थी कि जैसे हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात चल रही है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, तो 2022-23 में 80 लाख घरों को कंप्लीट किया जाएगा फॉर द आइडेंटिफाइड एलिजिबल बेनिफिशरीज ऑफ PM आवास योजना, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो, मतलब गाँव के एरियाज़ में हो, चाहे शहरी एरिया में हो। 48,000 करोड़ रुपए जो हैं इस पर्पज़ के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक बजट इसमें अब दिया है, जिससे कि ये देखा जा रहा है कि सभी लोगों को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है PM डिवाइन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए अब क्या आ रहा है। तो हमने पढ़ा कि हेल्थ के लिए क्या दे दिया उन्होंने, एजुकेशन के लिए क्या दे दिया, घरों के लिए क्या दे दिया। इसके बाद बात आती है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या दिया। तो इसके लिए एक नया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि PM डिवाइन। तो PM डिवाइन के तहत क्या किया जा रहा है, एक नई स्कीम चलाई जा रही है PM डिवाइन,
विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीएम डिवाइन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इट विल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जो 7 या 8 राज्य हैं, 8 राज्य जो हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो उनमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसके लिए ये फंड करेगा इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति। तो गति शक्ति के तहत उसमें पैसा आएगा। एनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ फॉर यूथ एंड वीमेन, जो वहाँ पे महिलाएं हैं, जो वहाँ पे यूथ है, उनको लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ के लिए एनेबल करेगा। बी अ सब्सटीट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स, है ना। इट विल नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल और स्टेट स्कीम, यानी कि ये सब्सटीट्यूट नहीं है, ये साथ साथ पैरेलली काम करता रहेगा। यानी जो स्कीम्स चल रही हैं वो तो चली रही हैं, साथ साथ ये भी स्कीम नहीं चलेगी पीएम डिवाइन। एक इनिशियल एलोकेशन ऑफ 1500 करोड़ रुपए विल बी डन, है ना। 1500 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा था पूरे भारत में, उसमें से हर राज्यों में से, ज़्यादातर राज्यों में से कुछ कुछ ज़िले चुने गए थे, उन ज़िलों को चुना गया था, उन डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया था जो अपने आप में बैकवर्ड थे, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है उसको चलाया गया था। 95% जो 112 डिस्ट्रिक्ट जो चुने गए थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत, तो 95% उसमें से उन लोगों ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है इन की सेक्टर, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए वो ज़िले ऐसे थे कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था, है ना, या वो पीछे थे थोड़े ज़िले। तो उसमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया गया, एक तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, कि उनको जो हेल्थ है वो सही रहे, स्वास्थ्य सही रहे, न्यूट्रिशन सही मिलता रहे, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, यानी कि जो उनका फाइनेंशियली वो इंक्लूड हो, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में आए, उनका बैंक में अकाउंट खुले और वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ें। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे, जैसे स्कूल की बिल्डिंग्स हो गई, सरकारी स्कूल्स की, प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, और जो घर हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे बन पाए। तो इस चीज़ के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम की जगह पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा था, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम भी चलाया जाएगा कि अलग अलग ब्लॉक्स के ऊपर देखा जाएगा कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दे हैव सरपास्ड द स्टेट एवरेज वैल्यूज, हाउएवर इन दोज डिस्ट्रिक्ट सम ब्लॉक्स कंटिन्यू टू लैग। अब क्या हो रहा है, देखिए अगर आपने कभी डिवीजन पढ़ा हो कि किस तरह से एक कंट्री डिवाइड है, तो सबसे पहले एक हम देखें स्टेट्स हैं, स्टेट के अंदर फिर ज़िले हैं, ज़िले के अंदर ब्लॉक्स भी होते हैं, तो हर ज़िले में कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो ये देखा गया है कि ज़िलों को तो हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ज़िलों के कुछ ब्लॉक्स में तो डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ब्लॉक्स में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अब जिन ब्लॉक्स में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि हम और नीचे के लेवल पे जा रहे हैं कि जिन ब्लॉक्स में डेवलपमेंट नहीं हुआ, अब हम उन ब्लॉक्स को भी डेवलप करेंगे। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की जगह एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चला दिया गया। उसके बाद एक नई स्कीम को लॉन्च करने जा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बात की गई है। तो बॉर्डर विलेज की बात की गई है, जो भी गांव बॉर्डर पे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो अरुणाचल के हों, ऐसे ऐसे जगहों के, ऐसे ऐसे राज्यों के या यूनियन टेरिटरीज़ के, केंद्र शासित प्रदेशों के जो बॉर्डर विलेजेस हैं, जिनसे हमारी सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय देशों से, उनको हमें क्या करना है, डेवलप करना है। तो बॉर्डर विलेजेस विद स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफन गेट लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन्स। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो बॉर्डर विलेजेस हैं जहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है, यानी कि बहुत कम जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ पे लाइवलीहुड के साधन इतने नहीं हैं, लोग वहाँ पे कमा खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो वहाँ से माइग्रेट करके जो अच्छे रीजन्स हैं भारत के उसमें चले जाते हैं। लिमिटेड कनेक्टिविटी, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि रोड्स नहीं अच्छी बनी हुई थी अभी तक, रेलवे का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो जब वहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे लोग रहेंगे क्यों। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफन गेट लेफ्ट आउट, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं है, यानी कि जो बुनियादी ढांचा था वहाँ पे जो बनना चाहिए था वो भी नहीं बना था। तो इसके वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट गेन कोई भी नहीं हो पाया बॉर्डर विलेजेस पे। सच विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर विल बी कवर्ड अंडर द न्यू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो ऐसे गाँवों को कवर किया जाएगा जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर पे हैं, विल बी कवर्ड अंडर द न्यू वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो नए जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके तहत नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो भी गांव हैं उनको ध्यान में दिया जाएगा। द एक्टिविटीज़ विल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या की जाएंगी, वहाँ पे जो गाँव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा, हाउसिंग यानी कि घरों को बनाया जाएगा, टूरिस्ट सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पे, रोड कनेक्टिविटी, रोड्स को अच्छा बनाया जाएगा, प्रोविजनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाएगी वहाँ पे, जैसे कि सोलर प्लांट्स लगा दिए, विंड मिल लगा दी, यानी आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जहाँ से कि रिन्यूएबल एनर्जी बन सके। डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन, और दूरदर्शन की कनेक्टिविटी वहाँ पे लाई जाएगी। अभी तक यानी कि हम आज नेटफ्लिक्स और बहुत सारी चीज़ों पे जा रहे हैं और वहाँ पे भी दूरदर्शन की बात की जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि वो एरियाज अपने आप में कितने बैकवर्ड हैं। एंड एजुकेशन चैनल्स एंड सपोर्ट फॉर लाइवलीहुड जनरेशन, एडिशनल फंडिंग फॉर दीज एक्टिविटीज़ विल बी प्रोवाइडेड, एग्जिस्टिंग स्कीम्स विल बी कन्वर्स्ड,
और ये जो है सब चीज़ें वी विल डिफाइन, ये फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि वी विल डिफाइन दैट आउटकम्स एंड मॉनिटर देम ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एक इसके लिए एक डैशबोर्ड बन जाएगा और वहाँ पे जो प्रोग्रेस हो रही है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, यानी पोस्ट ऑफिस के लिए अब क्या कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस के लिए कहा गया है कि 2022 में 100% जितने भी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं विल कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम एनेबलिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अगले सालों में यानी कि 2022 जो अब शुरू हो चुका है, इस 2022 में कहा गया है कि जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं भारत के सभी को कॉमन कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि फैसिलिटी हो सके बैंक में और पोस्ट। अभी तक क्या हो रहा है कि अगर आपका बैंक में कोई अकाउंट है और आपका पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट है और आप चाहते हैं कि बैंक के अकाउंट से पैसा मेरा पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में चला जाए या फिर पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से बैंक के अकाउंट में चला जाए पैसा, तो अभी तक नहीं जा सकता। आपको पहले पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालना पड़ेगा, बैंक में डालना पड़ेगा, या फिर बैंक से पैसा कैश में निकालना पड़ेगा, तब आप पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हैं पैसे को। तो अब उसके लिए क्या किया जा रहा है कि सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सोल्यूशन से जोड़ा जा रहा है। देखिए, कोर बैंकिंग सिस्टम से सारे बैंक ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं जुड़े हुए हैं। तो पोस्ट ऑफिस को भी अगर जोड़ देंगे तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मुझे बैंक से पोस्ट ऑफिस में पैसे डालने हैं या पोस्ट ऑफिस से बैंक में पैसे डालने हैं तो ये सिस्टम इजी हो जाएगा और मुझे कैश में नहीं निकालना पड़ेगा, मैं सिंपल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। बहुत सारे काम है जो मैं वहाँ पे चीज़ें कर सकता हूँ। तो जितने भी 1.5 लाख, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि अभी तक हमारे पास कितने पोस्ट ऑफिस हैं, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं। 2022 में 100% जो है 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस के सबको कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। एनेबलिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा एंड एक्सेस टू अकाउंट्स थ्रू नेट बैंकिंग, कि हम जो अकाउंट्स हैं उनको नेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, एटीएम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस अकाउंट के बीच में ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है, आपको कैश निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कहा जा रहा है डिजिटल बैंकिंग के लिए क्या कहा गया है कि इट इज़ प्रपोज्ड टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि 75 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया को अब 2022 में 75 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तो इसलिए 75 लिया गया है कि ये जो नंबर है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में भारत के। किसके द्वारा बनाई जाएंगी? बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? वो कमर्शियल बैंक का मतलब है जो व्यापार करते हैं बैंक, यानी कि वो कुछ आपको कर्ज देते हैं जिससे वो कुछ पैसा कमाते हैं। और शेड्यूल्ड का मतलब क्या है कि जो एक शेड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं, जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटल बैंक्स, डिजिटल पेमेंट्स। ये शेड्यूल बैंक हैं, ये भी और बता देता हूँ मैं आपको। ये लिखे हुए कहाँ पे हैं? ये आरबीआई एक्ट में लिखे हुए हैं। आरबीआई एक्ट का जो शेड्यूल है, शेड्यूल 2, उसमें सभी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटल पेमेंट्स की अगर बात की जाए, द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम अनाउंस्ड इन द प्रीवियस बजट विल कंटिन्यू इन 2022-23। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो पिछले साल अनाउंस किया गया था डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए, वो भी चलता रहेगा। और साथ साथ हम किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ये हमने शुरू में पढ़ा था। एक तो प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट पे, इन्वेस्टमेंट पे, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी। फिर बात करते हैं ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग। तो अब इसके लिए क्या सरकार कर रही है? ओवर 25,000 कंप्लाइंसेज वर रिड्यूस्ड एंड 1486 यूनियन लॉज वर रिपील्ड। अब सरकार ने क्या किया है जिससे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके और लोगों को जो है बिज़नेस करने में ज़्यादा दिक्कतें ना हो, इसके लिए 25,000 कंप्लाइंसेज वर रिड्यूस। पहले हमें बहुत सारी कंप्लाइंस लेनी पड़ती थी, आपको इससे भी एनओसी लेना है, इस डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको कई सारे डिपार्टमेंट से लेना पड़ता था। तो अब उनको ख़त्म कर दिया गया, 25,000 कंप्लाइंसेज को ख़त्म किया गया है। और 1486 ऐसे कानून थे जो जिसकी इस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उनको भी ख़त्म किया गया है सरकार ने पिछले साल में। अमृतकाल का मैं आपको बता चुका हूँ। अमृतकाल का मतलब है 25 साल का पीरियड, 2022 से लेके 2047 तक, 2022 से लेके 2047 तक का जो पीरियड है उसको सरकार क्या कह रही है? उसको अमृतकाल कह रही है। तो वो कह रहा है कि फॉर द अमृतकाल द नेक्स्ट फेज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग विल बी लॉन्च। तो अगले 25 सालों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लॉन्च किया जा रहा है 2.0, और ईज ऑफ लिविंग को लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कि भारत में रहना और भारत में बिजनेस करना दोनों आसान हो जाएंगे। ग्रीन क्लियरेंसेस की बात की गई है कि जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं उनको क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं, उनको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से, उनसे ये क्लियरेंस चाहिए कि वो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ उसके वजह से कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा या कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सरकार का कहना है उसके लिए परिवेश पोर्टल एक बनाया गया था जिससे सभी ग्रीन क्लियरेंसेस दिए जाएंगी। उसको 2018 में लॉन्च किया गया था परिवेश पोर्टल को। इस पोर्टल के लॉन्च होने से रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल, पहले अप्रूवल मिलने में बहुत समय लग जाता था, अब अप्रूवल सरकार जल्दी ही दे देती है।
ट्रैकिंग ऑफ द प्रोसेस थ्रू सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन, CPC ग्रीन, यानी और जितनी भी एप्लीकेशंस को मंजूरी मिलती है उन सभी एप्लीकेशंस को जो ट्रैकिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन के थ्रू होगी। ग्रीन का मतलब यहाँ पे क्या है कि सरकार चाह रही है कि हम इस तरह से डेवलपमेंट करें, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इस तरह से डेवलपमेंट करें जिससे कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा। ई पासपोर्ट की बात की गई है। अभी तक हमारे पास सिर्फ फिजिकल पासपोर्ट था, अब बात की गई है कि ई पासपोर्ट आएगा और ई पासपोर्ट जो होगा वो उसके अंदर एक चिप लगी हुई होगी, 2022-23 में वो आ जाएगा, जिससे लोगों को ओवरसीज़ ट्रैवल करने में कोई दिक्कत ना हो। अर्बन डेवलपमेंट की बात की गई है। ये कहा गया है कि जब इंडिया 100 साल का हो जाएगा, यानी इंडिया को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे 2047 में, तो हमारी आधी जनसंख्या, हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ लाइकली टू बी लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो आधी जनसंख्या जो है भारत की उस समय पे जो जनसंख्या होगी, उसकी आधी जनसंख्या हमारी, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो शहरों में रह रही होगी। A high level committee of reputed urban planners, urban economists and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies, capacity building, planning, implementation and governance। यानी ये कहा जा रहा है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो अर्बन प्लानर्स की, अर्बन इकोनॉमिस्ट्स की, इंस्टीट्यूशंस की, जो ये बताएंगे कि आगे जो अर्बन एरियाज़ जो स्प्रॉल कर रहे हैं, जो फैल रहे हैं, उन अर्बन एरियाज़ को किस तरह से डेवलप करना है, यानी कि कौन सा एक बेस्ट तरीका होना चाहिए जिससे कि वो डेवलप हो सके। अर्बन प्लानिंग की जो सपोर्ट्स है, वो जब स्टेट्स में जो भी अर्बन प्लानिंग होगी वो किस तरह से दी जाएगी। फॉर डेवलपिंग इंडिया स्पेसिफिक नॉलेज इन अर्बन प्लानिंग एंड डिज़ाइन एंड टू डिलीवर सर्टिफाइड ट्रेनिंग इन दीज एरियाज, 5 एग्जिस्टिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं अलग अलग रीजन्स में, उनको डेजिग्नेट किया जाएगा एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यानी कि 5 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, उनको ऐसा एक हब बनाया जाएगा कि वो जो है वहाँ पे अर्बन प्लानिंग की जो नॉलेज है वो इम्पार्ट करेंगे। दी सेंटर्स विल बी प्रोवाइडेड एंडोमेंट फंड्स ऑफ 250 करोड़ ईच। हर 5 इंस्टीट्यूट को, इन 5 इंस्टीट्यूट को 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। AICT जो है वो सिलेबस इंप्रूव करेगी, क्वालिटी इंप्रूव करेगी और एक्सेस ऑफ अर्बन प्लानिंग कोर्सेज इन अदर इंस्टीट्यूशंस। और दूसरे भी इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे अर्बन प्लानिंग होती है, अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई करवाई जाती है, उनके सिलेबस को इम्प्रूव करा जाएगा। जो आजकल की प्रॉब्लम है उनसे सिलेबस के अंदर वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाएगी। फिर बात की गई है क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी की, यानी कि हमें जो मोबिलिटी करनी है, यानी कि हमको जो अपने व्हीकल्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, जो फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड ना हो। मतलब फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब हुआ, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, इन पे बेस्ड ना हो। तो वी विल प्रमोट अ शिफ्ट टू यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज़, कि लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें अर्बन एरियाज़ में, ना कि अपने प्राइवेट व्हीकल्स का। दिस विल बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय क्लीन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस सोल्यूशन, जैसे कि हमें ज़ीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी, यानी कि हमको फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना है। तो इन सब चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जा रही है सरकार के द्वारा कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी विल बी ब्रॉट आउट एंड इंटर ऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स विल बी फॉर्मुलेटेड। देखिए अभी तक क्या दिक्कत हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इतना सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करना है तो आप अपनी कार की बैटरी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कार को जो है कार जो है उस बैटरी के थ्रू बहुत दूर तक नहीं जाएगी। तो हम एक ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिससे कि बैटरी स्वैप हो सके। तो द प्राइवेट सेक्टर विल बी एनकरेज टू डेवलप सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स फॉर बैटरी और एनर्जी एज अ सर्विस के रूप में। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि लैंड को जो रिकॉर्ड्स के जो मैनेजमेंट हैं वो कैसे किए जाएंगे। हालांकि इसके लिए गाँव के लिए एक स्वामित्व स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, वो हमने ऊपर देख भी ली है। अगर हमने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियोज़ में देख लेना। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया जाएगा कि हर लैंड पार्सल को, हर ज़मीन के टुकड़े को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा टू फैसिलिटेट IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स। द फैसिलिटी फॉर ट्रांसलिटरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अक्रॉस एनी ऑफ द शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस विल ऑल्सो बी रोल्ड आउट। और ट्रांसलिटरेशन भी होगा, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड अगर किसी एक लैंग्वेज में है तो भारत की जितनी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं, यानी कि 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उन 22 की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में जो शेड्यूल 8 में लिखी गई हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 की 22 लैंग्वेजेस में वो जो ट्रांसलिटरेशन है उस लैंड रिकॉर्ड का वो अवेलेबल रहेगा। चाहे आप हिंदी में उसको पढ़ लें, चाहे संस्कृत में पढ़ लें, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, जो भी 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में मेंशन्ड है। एडॉप्शन और लिंकेज विद नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसको एक नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। विद दी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर विल बी प्रमोटेड, और एक देश और एक रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को प्रमोट किया जाएगा जिससे कि सभी डेटा एक जगह पर है।
इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के ऊपर क्या कहा गया है कि उसके लिए एक एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट बनाया जाएगा कि यानी अगर किसी कंपनी को आना है या किसी कंपनी को जाना है तो उस कंपनी को अगर वाइंड अप करना है, अपनी कंपनी बंद करनी है, तो वो काम भी तेज़ी से हो सके, उसके लिए उसको ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट यानी कि CPACE करके एक प्रोसेस बनाया जाएगा। री इंजीनियरिंग विल बी इस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट एंड स्पीड अप दी वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ दीज कंपनीज, यानी कि जो कंपनी खुद से चाहती है कि वो कंपनी बंद हो जाए तो उसके लिए CPACE काम करेगा, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, यानी कि जो कॉर्पोरेट कंपनी थी वो एग्जिट कर जाएगी भारत को, वो कंपनी छोड़ के चली जाएगी, जिससे कि उसका वाइंडिंग अप जो है वो तेज़ी से हो सके। ऑफ दीज कंपनीज फ्रॉम करेंटली रिक्वायर्ड 2 years टू लेस देन 6 months, अभी 2 साल लग जाते हैं किसी कंपनी को, अगर कोई कंपनी चाहती है कि मुझे बंद होना है, मैं अब आगे काम नहीं करेगी कंपनी वो, तो उसको बंद करने में लगभग कागजी कार्रवाई करने में 2 साल लग जाते थे, तब उसको कम करके 6 महीने तक उसको लाया जा रहा है। नेक्स्ट बात आती है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की, कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रोक्योर कर रही है। टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड टू रिड्यूस डिलेज इन पेमेंट्स, एक कम्प्लीटली पेपरलेस एंड टू एंड ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा फॉर यूज़ बाय ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज फॉर देयर प्रोक्योरमेंट। जितनी भी सरकार का जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है, सरकार जितनी भी चीज़ें खरीदती है, चाहे वो गाड़ियाँ खरीदें, चाहे वो फूड ग्रेन खरीदे, FCI को देने के लिए कुछ भी खरीदेगा, उसके लिए एंड टू एंड ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम चलाया जाएगा, हर चीज़ के लिए ई-बिल निकलेगा। सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स टू सबमिट ऑनलाइन देयर डिजिटली साइंड बिल्स एंड क्लेम्स, यानी जितने भी सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो सरकार को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए उनको डिजिटली साइंड बिल और क्लेम अपने देने पड़ेंगे, और वहाँ पे अपना वो ट्रैक भी कर सकते हैं अपना स्टेटस कि उन्होंने जो बिल दिया है उसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। तो ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई भी डाउट आता है आपको तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।